नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन की। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त ज़ेलेंस्की नहीं बल्कि यूक्रेन की मदद करने वाली एक महिला है। बिल्कुल सही सुना आपने, जो एक देश की प्रधानमंत्री भी हैं। ये महिला इस वक्त नेटो की सबसे मजबूत आवाज बन चुकी है और पुतिन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है ये महिला। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आज आपको मालूम चलेगा कि काया की किलर कसम आखिर क्या है। यूक्रेन की जंग में व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री हो गई है। उसने पुतिन को बर्बाद करने की कसम खा ली है। युद्ध के मैदान में पुतिन भले ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन उनका दुश्मन ना तो जो बाइडेन है, ना ऋषि सुनक है और ना ही ज़ेलेंस्की है। पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन तो एक महिला प्रधानमंत्री है, जो यूक्रेन युद्ध में पुतिन को हराने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही हैं। यह करीब करीब तय है कि यूक्रेन का वजूद मिटेगा या फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे। इस बीच रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अगला टारगेट फिक्स कर दिया है। पैंतालीस साल की ये महिला नेता 70 साल के पुतिन की दुश्मन नंबर 1 बन चुकी हैं। वजह है यूक्रेन की जंग में एस्टोनिया का दिल खोलकर हथियार लुटाना। इस छोटे से देश ने कैसे 24 फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेन की मदद में अपना खजाना लुटाया है, आपको आगे बताएंगे। अभी आप इंटरनेशनल मीडिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस जान लीजिए। रूस और एस्टोनिया ने एक दूसरे के राजदूतों को देश निकाला दे दिया है, यानी दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को देश छोड़कर चले जाने का फरमान सुनाया है। कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे एस्टोनिया पर रूस ने रूसोफोबिया का आरोप लगाते हुए उसके राजदूत को 6 फरवरी तक मॉस्को से बाहर जाने को कहा है। यूक्रेन में जारी रूस के हमलों के बीच अब एस्टोनिया पुतिन की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी बन चुका है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्रालय ने एस्टोनिया के राजदूत मार्गस लेड्रे को तलब किया और 2 हफ्ते के अंदर रूस छोड़ देने का आदेश दिया। दरअसल रूस और एस्टोनिया ने जैसे को तैसा वाला रवैया अख्तियार किया है। जब रूस ने एस्टोनिया के राजदूत को मॉस्को से चले जाने को कहा, तो पलटवार में एस्टोनिया ने भी सोशल मीडिया के जरिए रूस के राजदूत को देश निकाला देने का ऐलान किया। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने यूरोपीय यूनियन के किसी राजदूत को पहली बार देश से बाहर निकलने का हुक्म दिया है। इससे पहले एस्टोनिया ने रूसी दूतावास के स्टाफ में कटौती का ऑर्डर दिया था, जिस पर रूस ने गहरी नाराजगी जताते हुए इसे गैर दोस्ताना कदम करार दिया था। अपने बाल्टिक पड़ोसी के साथ मजबूत रिश्ते का इजहार करते हुए लातविया ने भी 24 फरवरी तक रूस से राजनयिक रिश्ते को डाउनग्रेड करने का फैसला लिया है। बाल्टिक देश कैसे पहले से ही पुतिन को चुभ रहे हैं, पुतिन कैसे इन देशों को सबक सिखाने का इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले आपको एस्टोनिया की तरफ से यूक्रेन की ऐतिहासिक मदद की खबर जानना भी जरूरी है। एस्टोनिया की सरकार ने यूक्रेन को 113 मिलियन यूरो यानी 122 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। एस्टोनिया की तरफ से यूक्रेन को यह अब तक की सबसे बड़ी सैन्य मदद है। यूक्रेन को एस्टोनिया ने अब तक 370 मिलियन यूरो यानी 402 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मिलिट्री मदद मुहैया कराई है।
सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन को एस्टोनिया ने अपनी जीडीपी से भी 1% ज्यादा की सैन्य सहायता की है। एस्टोनिया की तरफ से 19 फरवरी को यूक्रेन को अब तक की सबसे बड़ी मदद का ऐलान किया गया, जिसमें एस्टोनिया ने अपने सभी 155 mm हाउवित्जर यूक्रेन को देने की घोषणा की। इसके साथ ही एस्टोनिया ने गोला बारूद का भंडार और तमाम दूसरे हथियार भी यूक्रेन के हवाले करने का मन बनाया है। यही वजह है कि एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कैलस अब व्लादिमीर पुतिन के निशाने पर हैं। पुतिन की डिक्शनरी में अपने दुश्मनों के लिए माफी शब्द नहीं है। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन युद्ध की दी एंड होने के बाद पुतिन एस्टोनिया पर भी अटैक कर सकते हैं। दावा तो यहां तक है कि अब पुतिन के टारगेट पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से आगे काया कैलिस ने की है, क्योंकि जेलेंस्की की जितनी मदद बाइडेन और ब्रिटेन ने नहीं की, उससे कहीं ज्यादा इस काया कैलिस ने की है। यही वजह है कि पुतिन एस्टोनिया समेत तीनों बाल्टिक देशों को यूक्रेन की तरह ही सजा देना चाहते हैं। अब जरा आप इस मैप को देखिए। इस मैप में रूस के पास ये 3 देश आपको नजर आ रहे हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन 3 बाल्टिक देशों पर रूस आगे हमला कर सकता है। दरअसल यूक्रेन पर हमला पुतिन का पायलट प्रोजेक्ट है। यूक्रेन पर हमला करके पुतिन इस बात का टेस्ट लेना चाह रहे थे कि क्या नेटो देश यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मदद के लिए आगे आते हैं या फिर नहीं। और ये साबित हो गया कि अगर हथियारों की बात छोड़ दें तो किसी ने भी यूक्रेन की सीधी मदद नहीं की है। गौर करने वाली बात यह है कि जब यूक्रेन ने सिर्फ नेटो देशों की सदस्यता हासिल करने की कोशिश की तो पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। तो अब एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 देश तो नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में पुतिन इनको वैसे भी नहीं छोड़ने वाले हैं। बर्फ पिघलने से पहले पुतिन अपने मिशन यूक्रेन को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में रूस की सेना यूक्रेन पर अंधाधुंध हमले कर रही है। ऐसे में जेलेंस्की और उनके बाल्टिक दोस्त लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया ने सामूहिक रूप से जर्मनी से अपने घातक टैंक लेपर्ड 2 भेजने की गुजारिश की है। लेकिन जर्मनी है कि वो यूक्रेन को लेपर्ड देने पर ना तो इकरार कर रहा है और ना ही इनकार। Die Frage nach den Leopard-Panzern, es gibt noch keinen neuen Stand. Ich habe immer gesagt, ich rechne damit, dass in Kürze eine Entscheidung fällt und davon gehe ich nach wie vor aus. Was ich aber noch mal unterstreichen will, ist, was ich in Rammstein gesagt habe. Ich habe ausdrücklich die Partnerländer ermuntert, die über Leopard-Panzer verfügen, die einsatzbereit sind, die Ausbildung von ukrainischen Kräften an diesen Panzern bereits zu beginnen. Das ist da, wo das möglich ist und gewollt ist, überhaupt gar keine Frage. Da stehen wir nicht im Weg. Wir selbst können das aber naturgemäß erst machen, wenn unsere Entscheidung zum Umgang. जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड देने पर फैसला भले न लिया, लेकिन उसने नेटो देशों को यूक्रेन के सैनिकों को इसकी ट्रेनिंग देने की मंजूरी जरूर दे दी है। जर्मनी का लेपर्ड टैंक नेटो के कई देशों के पास है जो इसे यूक्रेन को देने को तैयार है, लेकिन इसकी सप्लाई में जर्मनी की मंजूरी आड़े आ रही है। पोलैंड, फिनलैंड और कनाडा जर्मनी से मिले लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को देने का इरादा जता चुके हैं, लेकिन इसके लिए जर्मनी की हरी झंडी का इंतजार है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पुतिन की हनक की वजह से जर्मनी भी यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने में हिचकिचा रहा है। एक तरफ जेलेंस्की हैं जो नेटो देशों से जल्द और ज्यादा से ज्यादा टैंक भेजने की गुहार लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ पुतिन का जलवा ऐसा है कि जर्मनी लेपर्ड टैंक यूक्रेन को देने पर पेशोपश में है। इस बीच अमेरिका में M1 अब्राम टैंक यूक्रेन को देने की मांग जोर पकड़ने लगी है, तो ब्रिटेन ने यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक देने का ऐलान किया है, जबकि फ्रांस ने भी यूक्रेन को लेक्लर्क टैंक देने का इशारा किया है। जाहिर है यूक्रेन के पास अब समय कम है, क्योंकि रूस से और लड़ने की उसकी ताकत बची नहीं। यूक्रेन की सेना और वहां के लोग भी युद्ध से ऊब चुके हैं।
ऐसे में ज़ेलेंस्की किसी भी तरह से युद्ध के मैदान में टिके रहने की कवायद में जुटे हैं। आलम यह है कि ज़ेलेंस्की ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है। РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і в державі. Хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. इतना ही नहीं, एक तरफ यूक्रेन के सामने वजूद बचाने का संकट, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के कुछ मंत्री जंग जैसी हालात में भी अवैध गवाही में जुटे हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने अपने एक डिप्टी मिनिस्टर को बर्खास्त करने का ऐलान किया है। Сьогодні Кабмін України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду. І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. जाहिर है ज़ेलेंस्की के पास ना तो वक्त है और ना ही मौका, क्योंकि 24 फरवरी से पहले पुतिन युद्ध का रुख किस खतरनाक अंजाम की तरफ मोड़ देंगे कहना मुश्किल है। ऐसे में ज़ेलेंस्की अपने मददगारों से टैंक मांगते फिर रहे हैं और वो मददगार हैं कि पुतिन से टकराव मोल लेने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हैं। एस्टोनिया की दुश्मनी भले ही व्लादिमीर पुतिन को परेशान करे, लेकिन रूस की एक नाम ने पूरे अमेरिका को परेशान कर दिया है। जी, हम किस ना का जिक्र कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल परमाणु बम की संख्या को कम करने वाले एक बहुत ही बड़े करार पर रूस अभी साइलेंट मोड में नजर आ रहा है। रूस के उप विदेश मंत्री ने आखिर ऐसा क्या बोल दिया जिसे लेकर व्हाइट हाउस में एक सीक्रेट मीटिंग भी शुरू हो गई है। क्यों कहा जा रहा है कि अगर ये एग्रीमेंट टूटा तो समझिए परमाणु बम फूटा? जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आज मिलने जा रहा है। Баллистическая ракета из шахты номер 1. Замечание. दो 2011 2036 इन 25 वर्षों में अमेरिका और रूस को परमाणु युद्ध पर पूर्ण विराम लगाना था, लेकिन 2023 में वो करार अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है। इस करार के टूटने का मतलब है रूस अब एक और जार बम का परीक्षण कर सकता है। इस करार के टूटने का मतलब है अमेरिका अपने परमाणु जखीरे को और बढ़ाने के लिए नया परमाणु परीक्षण कर सकता है। क्या इस रुके करार ने दुनिया को परमाणु युद्ध की आशंकाओं के मझधार में फंसा दिया है? साल 2011 से 2036 के बीच में अमेरिका और रूस क्या करने वाले थे? इन 25 बरस में ऐसा क्या होने वाला था जो परमाणु युद्ध की आशंकाओं पर ब्रेक लगाने वाला था? 2036 को लेकर 2023 में अमेरिका इतनी टेंशन में क्यों है? 2023 को लेकर व्हाइट हाउस में मीटिंग पर मीटिंग क्यों हो रही है? 2023 को लेकर पेंटागन क्या नए पैक्ट का मसौदा तैयार कर रहा है? 2023 पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को क्या रिपोर्ट दी गई है? 2023 को लेकर पुतिन की इनर सर्कल में क्या ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? क्योंकि रूस का कहना है कि परमाणु हथियार संधि पर अमेरिका के साथ बातचीत की कोई तारीख तय नहीं है। रूस का कहना है कि न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार संधि को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की गई है।
रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रियाबकोव का कहना है, उस संधि पर नई वार्ता के लिए स्थितियां सही नहीं थीं, जो दोनों पक्षों के रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करती हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो स्थिति नई तिथि निर्धारित करने की अनुमति नहीं देती है। रूस के उप विदेश मंत्री का यह कहना है कि हालात अभी अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों पर बातचीत की अपने आप में बहुत बड़ा इशारा कर रहा है, क्योंकि परमाणु हथियारों के लिए तय की गई संधि का टूटना सीधे सीधे परमाणु युद्ध का इशारा करता है। वहीं अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों को लेकर होने वाली बहुत ही अहम बातचीत को टाल दिया है। दोनों देशों के अधिकारी मिस्र की राजधानी काहिरा में 29 नवंबर से 6 दिसंबर तक परमाणु निरस्त्रीकरण पर फिर से चर्चा करने वाले थे। इसे मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते निलंबित कर दिया गया था, लेकिन रूस वार्ता से पीछे हट गया है। The State Department announced that Russia abruptly canceled the latest rounds of arms negotiations. Is the president planning to reach out to anybody about that? Is there any White House reaction to that? I don't have any, and we were very much looking forward to that because we continue to believe in the importance of New Start. We haven't received, a real solid answer from the Russians as to why they postpone this. We're going to be working through the embassy to try to figure out what happened here, and we'd like to see it get back on the schedule as soon as possible because it's important. It's not just important for our two nations, it's important for the rest of the world. अमेरिका और रूस के बीच नई स्टार्ट संधि 2011 में प्रभावी हुई थी। इस संधि के तहत अमेरिका और रूस दोनों को अपने अपने परमाणु हथियारों की तादाद कम करनी थी। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। किसी भी एक देश ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ दी तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,865 है, जिसमें से 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। रूस के पास 6,500 परमाणु हथियार है, वहीं अमेरिका के पास 6,185 हथियार हैं। लेकिन फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट पर गौर करें तो सामने आता है कि अमेरिका ने रूस के मुकाबले अधिक तादाद में अपने परमाणु बमों को मिसाइल, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और पनडुब्बियों पर लगा रखा है। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस ने अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण किए हैं, जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं। दुनिया में अब तक 2059 परमाणु परीक्षण हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1030 परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किए हैं। परमाणु बम को बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की थी। अमेरिका ने साल 1942 में परमाणु हथियार बनाने के लिए मैनहट्टन परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें तब $2 अरब का खर्च आया था, जो आज की तारीख में 2 लाख करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। फिर रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एटॉमिक होड़ में शामिल हो गए। अब तक पाकिस्तान की कंगाली के किस्से दुनिया को हैरान कर रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान की कंगाली पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान अपने एटम बम के साथ एक बहुत बड़ा डेंजरस एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। चर्चा यह है कि पाकिस्तान आटा खरीदने के लिए एटम बम भी बेच सकता है। कैसे लगी पाकिस्तान की एटम बम वाली मंडी, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आज आप जरूर देखें।
कहूँगा जो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि अगर अपने जो ये कर्जे उतारने हैं तो न्यूक्लियर वेपन फॉर सेल करो। पाकिस्तान के एटम बम फॉर सेल। $150 बिलियन आपको ओवरनाइट कर्ज दिला सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, और किस 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 चीज को हम क्या मॉर्गेज करेंगे? हाँ, हंस हाँ। के कहता है न्यूक्लियर वेपन्स। कंगाल पाकिस्तान अपना कर्ज आखिर कैसे उतारेगा? पाकिस्तान अपने मुल्क में लोगों को रोटी कैसे खिलाएगा? पाकिस्तान में लाइट कैसे आएगी? जवाब पाकिस्तान के लोग ही दे रहे हैं। एटम बम बेचो, कर्ज उतार दो और पाकिस्तान बचा लो। इतने मकरूज हो गए हैं ये लोग, इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीजें बेच रही हैं तो ये बेचते उन्हें शर्म तो नहीं आएगी? ये भी बेच देंगे। हमारे पास इतना ज़्यादा रखने की जगह भी नहीं है तो सेल इट। और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपका पूरा का पूरा कर्जा उतार देंगी और आपको शायद ऊपर से देंगे। ये तो पाकिस्तान की पब्लिक की राय है। पाकिस्तान की पब्लिक कहती है आटा दो, चाहे एटम बम बेचना पड़े। लेकिन पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी ऐसी ही डरावनी बातों को दोहरा रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आप देख लें IMF किताबें जो है वो भी हम बेचेंगे क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बम के। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कर्ज मांग मांग कर शर्मिंदा हो चुके हैं और ऐसा शर्मिंदा हो चुके हैं कि पाकिस्तान के दोस्त भी पाकिस्तान से मुंह चुराने लगे हैं कि कहीं उनको कर्ज ना देना पड़े। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। और ऐसे में पाकिस्तान की आवाम से बस एक ही आवाज उठ रही है। पाकिस्तान के अंदर ये चर्चा चल रही है कि एटम बम की मंडी लगा दो, मुल्क को बचा लो। और इसके लिए पाकिस्तान ने खतरनाक खेल भी शुरू कर दिया है। एक हालिया घटना से यह सवाल उठा है कि क्या पाकिस्तान ईरान को यूरेनियम बेचने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इसी जनवरी के महीने में ब्रिटेन से एक बेहद खतरनाक खबर आई है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में यूरेनियम पकड़ा गया। इस यूरेनियम से एटम बम बनाया जा सकता है। ये यूरेनियम पाकिस्तान से भेजा गया था। पाकिस्तान से ब्रिटेन में मौजूद एक ईरानी कंपनी को यूरेनियम भेजा गया था। सवाल ये है कि क्या जिस पाकिस्तान ने ईरान और उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने की तकनीक बेची है, अब उसी पाकिस्तान ने एटम बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम भी ईरान को बेचने का कोई गुप्त फैसला किया है। और इसके बदले में पैसे आखिर कौन ले रहा है? दुनिया में आखिर किसके पास कितने एटम बम हैं और पाकिस्तान के पास कितने एटम बम हैं, ये जानना भी जरूरी है। रूस के पास 5,977 एटम बम है। अमेरिका के पास 5,428 एटम बम है। चीन के पास 350 एटम बम है। फ्रांस के पास 290 एटम बम है। ब्रिटेन के पास 225 एटम बम है और पाकिस्तान के पास 165 एटम बम है। सवाल यह है कि पाकिस्तान आखिर किस मुल्क को एटम बम बेचने जा रहा है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए गए थे। तब सऊदी अरब के प्रिंस ने आसिम मुनीर को उनकी हैसियत के मुताबिक एक पुराने टेंट में स्वागत करवाया था। क्या सऊदी अरब ही वो मुल्क है जिसको पाकिस्तान एटम बम बेचना चाहता है? क्या पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी का फायदा उठाकर दोनों के साथ डबल गेम कर रहा है? पूरी बात आपको समझाएंगे। पहले देखिए
कैसे पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में एटम बम के बिक जाने का शोर उठा है। बहुत सीनियर एडवोकेट और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। ये उनका कहना था। उन्होंने और भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो सुनने के काबिल हैं। दरअसल नेटो की रिपोर्ट इस मामले में गौर करने लायक है। नेटो की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के लिए एटमी हथियार बनाए हैं क्योंकि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार चाहता है। सऊदी अरब पाकिस्तान के एटम बम की खातिर ही पाकिस्तान को कर्ज देता जा रहा है। जब एक पुराने से टेंट में पाकिस्तान की हैसियत के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का स्वागत किया, तो क्या एटम बम के पाकिस्तानी जखीरे पर भी कोई बात हुई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आसिम मुनीर के दौरे के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज देने का प्लान तैयार किया है। सऊदी अरब के प्रिंस ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पाकिस्तान में सऊदी अरब के निवेश को 10 अरब डॉलर तक किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में 5 अरब डॉलर जमा करने का लक्ष्य भी सऊदी अरब के प्रिंस ने रखा है। क्या पाकिस्तान को कंगाली के इस दौर में सऊदी अरब से मिल रही ये आर्थिक मदद एटम बम वाली किसी सीक्रेट डील का हिस्सा है? पाकिस्तान के टीवी न्यूज चैनल पर अक्सर नजर आने वाले जफर हिलाली ने इस तरफ इशारा भी किया है कि मैंने किसी से पूछा था कि भाई क्या कर्ज मिल सकता है पाकिस्तान को, कहता है 150 बिलियन डॉलर्स आपको ओवरनाइट कर्ज दिला सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, और किस चीज को हम क्या मॉर्गेज करेंगे? हंस के कहता है न्यूक्लियर वेपन्स। 150 हमारे कर्ज सब चले जाएंगे। बात बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान की बदहाली और कंगाली भी दुनिया के लिए एक नई मुसीबत लेकर आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के एटम बम सेल पर लगाने की चर्चाएं चल रही हैं। कर्ज को लेकर पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री का रोना धोना सुनिए, इसके बाद आपको पाकिस्तान की सियासत की असल तस्वीर भी दिखाते हैं। हम एटमी ताकत जरूर बन गए अल्लाह ताला के फजल करम से। अगर एटमी ताकत आज ना होते तो हमारे आज मामलात और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते, लेकिन कम से कम एटमी ताकत ने पाकिस्तान की सरहदों को हमेशा के लिए महफूज कर दिया और दुश्मन के दांत हमेशा खट्टे रहेंगे। वो मैरी आंख से पाकिस्तान की तरफ कभी नहीं देख सकता। मगर बाकी मैदानों में क्या हुआ? यानी वो जो चूंटी बराबर ममालिक थे वो हमसे कहीं आगे निकल गए, जिनको हम कभी किसी जमाने में हम पाया हकारत से देखते थे या ये समझते थे कि ये क्या है, आज वो कहीं हमसे आगे चले गए माशी दौड़ में, समाजी दौर में। और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति ये है कि कच्चा माल आयात नहीं कर पाने की वजह से पाकिस्तान में जीवन रक्षक दवाओं का उत्पादन बंद होता जा रहा है। पाकिस्तान में मुर्गों को खिलाने के लिए दानों के भी लाले पड़ रहे हैं। आटे के लिए भगदड़ में एक शख्स की कुचलकर मौत हो चुकी है। शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुल्क कैसे चलाएं। उन्होंने मिफ्ताह इस्माइल को वित्त मंत्री के पद से भी हटा दिया है, लेकिन असल समस्या तो पाकिस्तान की राजनीति में फैला हुआ भ्रष्टाचार है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। पाकिस्तान की ही मीडिया रिपोर्ट्स ये अनुमान लगाती हैं कि बिलावल भुट्टो की कुल संपत्ति 160 करोड़ है, आसिफ अली जरदारी की कुल संपत्ति 320 करोड़ है, नवाज शरीफ की कुल संपत्ति 2900 करोड़ रुपए है, इमरान खान की कुल संपत्ति 377 करोड़ बताई जाती है और पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष बाजवा ने भी 127 करोड़ की संपत्ति बना ली है।
और पाकिस्तान पर 2,62,000 रुपए का कर्ज है। लेकिन पाकिस्तान के सारे सियासतदान और सेना के अफसर अरबपति हैं। दूसरी तरफ कंगाल पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मारी ने भारत को परमाणु बम की धमकी दी है। इस तरह की धमकियों का जवाब भी पाकिस्तान के अंदर से ही आता है। मैं तो जानता हूं ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं कि एटम बम होता क्या है। शाहबाज शरीफ की किस्मत भी बहुत खराब है। उनके प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान के अंदर सैलाब से 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और बताया जाता है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। इन हालातों में पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है।